प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत आप सभी का। जय हिंद। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आंकड़ों के प्रबंधन में ग्राफीय निरूपण यानी आलेख हमें क्या क्या दिए गए हैं आंकड़ों के प्रबंधन में, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चित्रालेख, फिर पढ़ेंगे दंड आलेख, फिर पढ़ेंगे 3 नंबर द्विदंड आलेख जिसे डबल बार ग्राफ बोलते हैं, 4 नंबर हम पढ़ेंगे आयत चित्र और 5 नंबर रहेगा हमारा पाई चार्ट। और इन सभी का अध्ययन करने के बाद हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की डिस्कस भी वीडियो के लास्ट में करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इन ग्राफ से पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा कि एक चित्रालेख क्या होता है। और उससे पहले यदि आपने आंकड़ों के बारे में और आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं आपने नहीं देखी है वो वीडियो, तो आप इस वीडियो के नीचे इसका लिंक देख सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा है एक चित्रालेख। तो आंकड़ों के प्रबंधन में जो आलेखीय रूप है उसका पहला जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा एक चित्रालेख जिसे पिक्टोग्राफ कहा जाता है। जैसा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ एक सारणी बनाई हुई है और संकेत दिए गए हैं। जैसे ये कार है, एक कार 100 कार के बराबर है। तो जुलाई के महीने में जैसे ये 2 कार चित्र बने और एक आधी कार है, तो मतलब ये कितने हो गए 250 कार। इस तरह से अगस्त है, सितंबर है, ये अलग अलग इसमें बनाए गए हैं चित्रालेख। चलिए ये था हमारा चित्रालेख। तो देखिएगा हमारा दूसरा आलेख कौन सा है, एक दंड आलेख जिसे हम बार ग्राफ कहते हैं। कि एक समान चौड़ाई के दंडों का प्रयोग करते हुए सूचना का प्रदर्शन जिसमें दंडों की लंबाई यानी जो दंडों की लंबाई है यानी ऊंचाई जिसे कहेंगे क्रमशः उनके मान के समानुपाती होती है। मान कौन से, ये वाले जो मान है उनके क्या होती है, समानुपाती होती है क्या, ऊंचाई। और ध्यान रखिएगा ये जो ग्राफ है इसमें ये जो एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष है जिसे हम क्षैतिज अक्ष बोलते हैं, यहाँ शैक्षणिक वर्ष या संख्या दर्शाई गई है। और यहाँ जो ऊर्ध्वाधर हमारी वाई एक्सिस है जिसे वाई एक्स कहते हैं, यहाँ बारंबारता दर्शाएंगे। तो इस चीज़ को याद रखेंगे हमेशा, यहाँ क्या आएगी बारंबारता वाई एक्स पर। और यहाँ जो ये दंड बनाए गए हैं देखिएगा, पहला है ये, दूसरा, तीसरा, प्रत्येक दंड के बीच में ये समान क्या है, अंतर है। तो ये जो लिखा हुआ है कि दंड की लंबाई प्रत्येक श्रेणी की मात्रा दर्शाती है और दंड समान चौड़ाई के हैं और दो क्रमागत दंडों के बीच में समान दूरी रखी गई है। दो क्रमागत दंडों के बीच में क्या रखी गई है, समान दूरी रखी गई है। किसमें, एक बार ग्राफ में। तो ये था हमारा बार ग्राफ दंड आलेख। अब देखते हैं हमारा द्विदंड आलेख क्या है। इसी का एक रूप है। इसमें क्या होगा, दो जो दंड आलेख बनेंगे वो किस तरह से बनेंगे, आंकड़ों के दो ग्रुप को यानी समूह को एक साथ दर्शाने वाला जो आलेख होगा वो कौन सा होगा, डबल बार ग्राफ होगा जिसे हम दंड आलेख द्विदंड आलेख कहते हैं। जैसे मान लो एक बच्चा है, ए बच्चा है और इसने 2 टेस्ट दिए, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड टेस्ट दोनों को एक साथ बताने के लिए यहाँ पर द्विदंड आलेख का क्या करेंगे, अब उपयोग करेंगे डबल बार ग्राफ का। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट को दर्शाया गया क्षैतिज अक्ष पर और वाई अक्ष पर किसको बताया गया, विद्यार्थियों की संख्या या फिर विद्यार्थियों के अंक बताए गए। यहाँ विद्यार्थियों के अंक बताए गए। गणित में फर्स्ट टेस्ट में जैसे यहाँ इस बच्चे के 30 नंबर आए मान लो और ये कितने आए, 60 नंबर आए। तो यहाँ गणित विषय के बारे में बताया गया कि फर्स्ट टेस्ट में कितने नंबर आए और सेकंड टेस्ट में कितने नंबर आए। तो द्विदंड आलेख क्या प्रदर्शित करता है, एक दो समूहों को, आंकड़ों के दो समूहों को एक साथ दर्शाने वाला जो आलेख होता है वो क्या होता है, डबल बार ग्राफ कहलाता है। तो ये भी क्या होगा, यहाँ ध्यान रखिएगा, दो जो डबल बार ग्राफ है उनके बीच में ये जो अंतराल है वो भी क्या है, समान है। तो ये था हमारा दंड आलेख। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आंकड़ों का संगठन। सामान्यतः हमें उपलब्ध आंकड़े असंगठित रूप में प्राप्त होते हैं यानी बिखरे हुए प्राप्त होते हैं। फिर हमें क्या करते हैं, हम उनका एक यथा प्राप्त आंकड़े या यथाशीघ्र उनको व्यवस्थित करते हैं, जिन्हें यथा प्राप्त आंकड़े कहा जाता है। जो असंगठित आंकड़े होते हैं वो यथा प्राप्त आंकड़े कहा जाता है। और अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालने के लिए हमें आंकड़ों को एक क्रमबद्ध रूप में संगठित करने की आवश्यकता होती है। जैसे हम यहाँ पर बात करें कि एक विद्यार्थियों की मनपसंद अगर विषयों के बारे में पूछा जाए, तो जैसे यहाँ पर 22 विद्यार्थी है और उनके मनपसंद विषयों के बारे में पूछा गया, तो किसी ने कहा गणित, किसी ने कहा अंग्रेजी, किसी ने कहा विज्ञान। तो यहाँ देखिएगा गणित की कितनी बार रिपीटेशन हो रही है, तो ये इसकी आवृत्ति है। ये क्या है, आवृत्ति। तो इन सभी को हम एक सारणी के माध्यम से समझेंगे।
तो देखिएगा यहाँ हमारा जो सब्जेक्ट था वो कला था, गणित था, विज्ञान था, अंग्रेजी था। और यहाँ विद्यार्थियों की संख्या 22 में देखो ये टोटल 22 है। और जो कला पसंद करने वाले विद्यार्थी हैं वो 7 है, और गणित वाले 5 है, विज्ञान वाले 6 है, और अंग्रेजी वाले कितने हैं, 4 है। और यहाँ देखिए ये मिलान चिन्ह है, तो इसके बारे में एक बार रीट में क्वेश्चन भी पूछा है। तो ये जो 4 लाइनें लगा के और ऊपर से नीचे की तरफ ये टेढ़ी लगा जो लाइन लगाई है वो 5 को प्रदर्शित कर रही है, आगे 2 है, तो मिलके कितना हो गया, 7। तो यहाँ इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो ये जो हमारी मिलान चिन्ह है टेली मार्क है, और ये हमारे विद्यार्थियों की संख्या है जिसे हम बारंबारता कहते हैं, यानी इस विषय की बारंबारता कहलाती है। तो ये था हमारा कौन सा, आंकड़ों का संगठन। अब देखते हैं आंकड़ों का वर्गीकरण जो होगा वो कैसे होगा। आंकड़ों का जो वर्गीकरण होगा वो 2 प्रकार से होगा, एक तो होगा अवर्गीकृत आंकड़े और एक होगा वर्गीकृत आंकड़े, यानी सम्मक जिसे बोलते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा, आंकड़ों का वर्गीकरण अवर्गीकृत असतत आवर्ती बंटन, असतत आवर्ती बंटन, बंटन से यहाँ मतलब है बारंबारता, और वर्गीकृत सतत आवर्ती बंटन। 2 नंबर कौन सी है, वर्गीकृत सतत आवर्ती बंटन। इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। चलिए जी, अब देखते हैं हम कि जो वर्गीकृत आंकड़े हैं और अवर्गीकृत है इनमें फ़र्क क्या होता है। अवर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं, एक तरीके से बिखरे होते हैं इस तरह से, कहीं 21 है, कहीं 10 है, कहीं 30 है, कहीं 33 है, कहीं 5 है। इस तरह से क्या होते हैं, अवर्गीकृत होते हैं। जैसे मान लो एक कक्षा 8 है और उसके विद्यार्थियों की आयु अलग अलग दी है, जैसे किसी की 10 है, किसी की 20 है, किसी की 15 है, अलग अलग आयु है, तो वह अवर्गीकृत आंकड़े हैं। और वर्गीकरण में किस तरह से कहेंगे, जैसे एक वर्ग अंतराल बना दिया, एक समूह बना दिया कि 0 से 10 की उम्र वाले बच्चे कितने हैं, 2 है, तो ये क्या हो गया, वर्गीकृत आंकड़ों में रखा जाएगा। इन्हें क्या कहेंगे, वर्गीकृत सतत आवर्ती बंटन कहेंगे। अब जैसे 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है, 50 से 60 है, तो ये जो आंकड़े हैं, ये जो आंकड़े हैं वो सतत है और इन्हें वर्गीकृत आंकड़े कहेंगे। जो जैसा लिखा है कि उपरोक्त प्रकार से प्रस्तुत आंकड़े जो हैं वर्गीकृत आंकड़े कहलाते हैं, यानी ग्रुप्ड डाटा कहलाते हैं, तथा प्राप्त बंटन वर्गीकृत बारंबारता बंटन कहलाती है। और ये जो वर्ग अंतराल है इसमें ध्यान रखिएगा, ये जिसमें अंतराल है इसको कहेंगे हमें आंकड़ों की चौड़ाई कहेंगे, यानी वर्ग अंतराल। जैसे 50 से 60 है तो ये क्या हुआ, वर्ग की चौड़ाई कहलाएगी, वर्ग की चौड़ाई। और ये जो वर्ग अंतराल है उसमें ये जो लेफ्ट में है वो तो होगी हमारी निम्न सीमा, और जो ये राइट साइड में है उसको कहेंगे हम उच्च सीमा। क्या कहेंगे, उच्च सीमा, और इसको कहेंगे निम्न सीमा। कई बार क्वेश्चन इस तरह से होता है, जैसे मान लो 0 से 10 है दिया हुआ, फिर आगे दिया हुआ है 11 से 15, और फिर मान लो यहाँ दिया हुआ है 16 से 20, और फिर आगे दिया हुआ है 21 से 25। अगर इस तरह से दिया तो ये वर्ग अंतराल जो है वो सतत नहीं है। सतत कैसे नहीं है, क्योंकि असतत है। देखो यहाँ 10 पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ 11 पे चालू हो रहा है, जबकि यहाँ देखो 10 पे ख़त्म हो रहा है, 11 से 10 से चालू हो रहा है, 20 पे ख़त्म हो रहा है और 20 से चालू हो रहा है, तो मतलब ये सतत है। ऐसे ये सतत है, और ये क्या है, सतत नहीं है। तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब असतत हो तो उसको सतत करने के लिए क्या करते हैं, निम्न सीमा में क्या किया जाता है और उच्च सीमा में क्या किया जाता है। उच्च सीमा में 0.5 प्लस जोड़ देते हैं और निम्न सीमा में 0.5 क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। इस चीज़ को याद रखेंगे अच्छी तरह से। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक असतत वर्ग अंतराल है, उसको सतत करने के निम्न सीमा में कितना जोड़ा जाएगा और उच्च सीमा में कितना प्लस किया जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, निम्न सीमा में कम किया जाएगा जबकि उच्च सीमा में प्लस किया जाएगा। तो ये है सतत और असतत वर्गीकृत आंकड़े। चलिए जी, अब जान लेते हैं हम आयत चित्र क्या है हमारा। एक सतत आवर्ती बारंबारता बंटन या सतत सम्मक श्रेणी को ग्राफ पर प्रदर्शित करने हेतु बनाया गया रेखा चित्र आवर्ती या आयत चित्र कहलाता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी परिभाषा में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सतत आवर्ती बारंबारता, सतत आवर्ती बंटन या सतत सम्मक श्रेणी को ग्राफ पर प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया रेखा चित्र आवर्ती आयत चित्र कहलाता है। जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये एक आयत चित्र है, तो ये हमारे क्या है, दंड है, और इनके बीच में देखो यहाँ कोई अंतर नहीं है, जबकि दंड आलेख में एक दंड के बीच में और दूसरे दंड के बीच में समान अंतर था, लेकिन यहाँ पर समान अंतर नहीं है। तो यहाँ देखिएगा क्या लिखा हुआ है
कि यहाँ हमने क्षैतिज अक्ष पर प्रेक्षणों के समूहों अर्थात वर्ग अंतरालों को निरूपित किया। ये हमारे क्या है, वर्ग अंतराल है, निरूपित किया है। दंड की लंबाई वर्ग अंतराल की बारंबारता दर्शाती है, यानी ये जो दंड की लंबाई है ये क्या दर्शाती है, अंतराल की बारंबारता। बारंबारता मतलब ये विद्यार्थियों की संख्या 10 से 20 की बारंबारता कितनी है, 10 है, और यहाँ कितनी है, 2 है, यहाँ कितनी है, 21 है। साथ ही यहाँ दंडों के बीच में कोई रिक्तता नहीं होती, यानी कोई बीच में गैप नहीं होता, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। साथ ही यहाँ दंडों के बीच में कोई रिक्तता नहीं है, क्योंकि वर्ग अंतरालों के बीच में कोई रिक्तता नहीं है, क्योंकि देखो 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, तो यहाँ देखिए इनके बीच में गैप नहीं है। 20 पे ख़त्म हुआ, 20 से स्टार्ट हो गया, 30 पे ख़त्म हुआ, 30 से ही स्टार्ट हो गया, इसलिए यहाँ दंडों के बीच में अंतराल रखा नहीं जाता। यही क्या है, आयत चित्र है, और जो दंड आलेख से इसको अलग करता है। आंकड़ों का इस प्रकार का आलेख्य निरूपण जो होता है वो एक आयत चित्र कहलाता है, जिसे हिस्टोग्राम भी इंग्लिश में कहते हैं। अब इसमें इस ग्राफ से रिलेटेड इम्पोर्टेंट बातें हैं वो क्या है, देखिएगा, इसको अच्छी तरह से अध्ययन कीजिए। देखिए ये क्या लिखा हुआ है कि समान चौड़ाई वाले दंड जिनके बीच में कोई रिक्तता नहीं है, ये समान चौड़ाई वाले, समान चौड़ाई कौन सी, ये वाली चौड़ाई, ये चौड़ाई, ये चौड़ाई, ये चौड़ाई, ये क्या है, समान है, सभी में कोई रिक्तता नहीं है। जबकि ये क्या है, इसकी ऊंचाई है, लंबाई है, इसकी ऊंचाई अलग अलग है लेकिन चौड़ाई समान है। दंड की लंबाई एक विशिष्ट समूह या वर्ग में आने वाले प्रेक्षणों की संख्या दर्शाती है, यानी ये जो लंबाई है वो विशिष्ट समूह या वर्ग में आने वाले प्रेक्षणों की संख्या को दर्शाती है, और यही उस वर्ग की क्या कहलाती है, बारंबारता। ये बारंबारता है। देखिए अध्यापकों की संख्या है, जैसे यहाँ 20 से 25 आयु वर्ग है, 20 से 25 आयु वर्ग वाले जो अध्यापक है वो कितने हैं, 4 है। तो ये क्या है, हमारा आयत चित्र है। जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ है कि परिसर को समान अंतराल में विभाजित किया गया, यानी ये जो आयु वर्ग है इसको समान अंतराल में परिभाषित किया गया। देखो 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 50। अब ये जो यहाँ ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन है इसका मतलब क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक आयत जो डायग्राम है उसमें जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन होती है उसका मतलब क्या होता है, कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा जो है वो क्षैतिज अक्ष के अनुदिश यह दर्शाने के लिए प्रयोग की गई है कि वह 0 से 20 तक की संख्याएं प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। यानी यहाँ देखो 20 से 25 मतलब 5 का अंतराल है, यहाँ भी 5 का है, यहाँ भी 5 का, लेकिन यहाँ से सीधा 20 का अंतराल आ गया। तो 0 से 20 की जो अंतराल है वो इस टेढ़ी मेढ़ी लाइन के अंदर समाहित हो गया। क्या हो गया, समाहित हो गया। ये हमारा टेढ़ी मेढ़ी रेखा जो है उसका मतलब है। तो दोस्तों ये था आयत चित्र। चलिए अब देखते हैं हम पाई चार्ट। तो दोस्तों जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये जो डायग्राम बने हुए हैं वो एक पाई चार्ट को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये क्या है, एक वृत्त है, और वृत्त में अलग अलग मध्य दिए गए हैं। तो वृत्त आलेख या पाई चार्ट ये प्रदर्शित क्या करता है, इस चीज़ को हम देखेंगे। जो ये एक वृत्त है, जो एक पाई चार्ट है, वो एक संपूर्ण भाग को प्रदर्शित कर रहा है। यानी एक वृत्त आलेख एक संपूर्ण और उसके भागों में संबंध दर्शाता है। यानी संपूर्ण और उसके भागों में, भागों मतलब सोना, स्कूल, गृह कार्य, खेल व अन्य, ये मध्य दिए गए अलग अलग। ये पूरे वृत्त में अपनी रिप्रेजेंटेशन क्या है, स्कूल की पूरे कितना भाग रखा जाता है इसको, तो यही क्या है, वृत्त आलेख है। एक वृत्त आलेख एक संपूर्ण और उसके भागों में संबंध दर्शाता है। यहाँ संपूर्ण वृत्त को त्रिज्या खंड में विभाजित किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पाई चार्ट को हमेशा त्रिज्या खंड में विभाजित किया जाता है, न कि वृत्त खंड में। किस में विभाजित किया जाता है, त्रिज्या खंड में। पहले त्रिज्या खंड में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक त्रिज्या खंड का साइज उसके द्वारा निरूपित क्रियाकलाप या सूचना के समानुपाती होता है। सूचना के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यहाँ देखिएगा कि एक दिन में बच्चे द्वारा व्यतीत किया गया समय यहाँ दर्शाया गया है कि जो बच्चा है वो एक दिन में यानी 24 घंटे में क्या क्या काम करता है। सोता है 8 घंटे, गृह कार्य 4 घंटे करता है, अन्य 3 घंटे काम करता है, और खेल 3 घंटे, जबकि स्कूल कितने घंटे करता है, 6 घंटे। अब अगर बात करें इस पूरे पाई चार्ट में जो स्कूल है उसका भाग कितना है, स्कूल का भाग कितना है, तो यहाँ देखिए टोटल कितना है, 6 घंटे। इस स्कूल के लिए कितना है, 6 घंटे। और पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। तो ये 6/24 क्या हो गया, स्कूल के लिए क्या हो गया, एक भाग प्रदर्शित कर रहा है। तो ये भाग कितना आएगा,
ये हो जाएगा 6 कम 6, 6 चौके 24, 1/4 इस पूरे का क्या कर रहा है, 1/4 भाग को निरूपित कर रहा है, क्या, स्कूल में बिताए गए घंटों की संख्या को। ये होता है हमारा पाई चार्ट। अब अगर इस क्वेश्चन में ये आ जाए कि एक पाई चार्ट है जिसमें अलग अलग मद दिए गए हैं सोने के लिए, गृह कार्य के लिए, स्कूल के लिए, तो स्कूल के लिए केंद्रीय कोण कितना होगा, तो इस चीज़ को हम देखेंगे, क्योंकि ये जो वर्त है उसमें पूरा कोण कितने डिग्री का होता है, 360 का, जिसमें से स्कूल जो है वो कितने डिग्री को इंगित कर रहा है। तो अब देखिएगा इसको हम निकाल लेते हैं, क्योंकि पूरा जो एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री, और स्कूल के लिए भाग कितने बने, 1/4, तो 1/4 के साथ क्या गुणा कर देंगे, 360 का, तो यहाँ देखिए ये कितना आ जाएगा, 4 नीम 36, यानी कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ केंद्रीय कोण कितना होगा, 6 घंटे के लिए स्कूल के लिए 90 डिग्री होंगे। इस तरह से केंद्रीय कोण निकाल सकते हैं किसमें, पाई चार्ट में। अब देखिए कुछ अभ्यास क्वेश्चन है, आप भी बना के देखिएगा कि इसमें ये जैसे पाई चार्ट है जिसमें ये प्रतिशत दिया गया है। जब भी आपके पास प्रतिशत वाला कोई क्वेश्चन आ जाए, ये थ्योरिकल टाइप में ऐसे भी बन सकता है कि एक पाई चार्ट जिसमें पैदल चलने के लिए 40%, साइकिल चलने के लिए 20% और बस या कार से 40% प्रदर्शित किया गया है, तो पैदल चलने वाले के लिए केंद्रीय कोण कितने डिग्री होगा। ऑप्शन में डाल दिया कि इसमें ये ऑप्शन है। तो यहाँ देखिएगा प्रतिशत की बात आ रही है तो टोटल हमारे पास हो जाएगा 100, और पैदल के लिए निकालना हो तो पैदल के लिए अपने लिखेंगे ऊपर, यानी इसके लिए भाग निकालेंगे कि ये भाग कितना रिप्रेजेंट कर रहा है इस पूरे पाई चार्ट में। तो ऊपर लिखेंगे 40 और नीचे कितना लिखेंगे, प्रतिशत है तो कितना लिखेंगे 100। ये 0 से 0 कट गया, तो ये कितना बना 4/10। अब अगर इसका केंद्रीय कोण, यहाँ केंद्रीय कोण पूछा जाए तो 4/10 को किससे गुणा कर देंगे, 360 डिग्री से, क्योंकि पूरा कोण कितना है 360 है। तो 1 0 से 1 0 कट गया। अब 36 को 4 से गुणा कर लेंगे, देखिएगा 6 चौके 24, 2 4 तिया 12, 2 14, कितना आया 144 डिग्री। तो यहाँ पैदल चलने के लिए जो आएगा वो केंद्रीय कोण कितना आएगा, 144 डिग्री आएगा। तो इस तरह से यहाँ हम साइकिल का भी निकाल सकते हैं, बस का भी निकाल सकते हैं, और ये एक पाई चार्ट और दिया गया है, इसमें भी हम केंद्रीय कोण निकाल सकते हैं। तो आप ये अभ्यास करके देखिएगा कि इनका केंद्रीय कोण कितनी डिग्री आ रहा है। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन की बात करें, जैसे ये लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन है कि बेकरी में दुकान में वस्तुओं की एक संख्या दी गई है। सामान्य ब्रेड 320 है, फ्रूट ब्रेड कितनी 80, केक और पेस्ट्री 160, बिस्किट 120, अन्य 40। तो यहाँ कुल कितना हुआ, 720 हुआ। अब अगर यहाँ पे अलग अलग केंद्रीय कोण निकाला जाए तो प्रत्येक का भाग निकालेंगे, जैसा इस सारणी में दिया गया। आप देखिएगा सामान्य ब्रेड 320 रुपये बिक्री है, और संपूर्ण का भाग कितना हो जाएगा, टोटल 720 है, और जितना है उसका वो ऊपर लिखेंगे 320/720। तो ये कितना भाग हुआ, 4/9। अब इसका केंद्रीय कोण निकाला जाए तो 4/9 को किससे गुणा करेंगे, 360 से। तो केंद्रीय कोण कितना आएगा, 160 डिग्री। पाई चार्ट में सामान्य ब्रेड का केंद्रीय कोण प्रदर्शित कितना होगा, 160 डिग्री होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी, निश्चित रूप से आपको समझ आई होगी। चलिए अब देखते हैं हमारा जो आंकड़ों का प्रबंधन है, उसमें देखिएगा ये जो 8th की बुक है, इसमें यहाँ देखिएगा ये संयोग और प्रायिकता दी हुई है। तो इससे हल्का सा एक पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है प्रायिकता से, क्योंकि हमारे रीट लेवल फर्स्ट में कहीं भी परसेंटेज के बारे में कहीं नहीं दिया गया, फिर भी परसेंटेज का प्रश्न पिछली बार भी पूछा गया है और उससे पहले भी पूछा गया है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे, आंकड़ों के प्रबंधन में संयोग और प्रायिकता है। तो इसका भी क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर हम जो ग्राफ पढ़े हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिएगा प्रायिकता क्या होती है, एक तरीके से क्या होती है, संभावना होती है। और प्रायिकता निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। प्रायिकता को P से डिनोट करेंगे यानी प्रोबेबिलिटी, और ऊपर लिखेंगे अनुकूल परिणाम। अब ये अनुकूल परिणाम क्या होते हैं अभी डिस्कस करेंगे। और नीचे लिखेंगे कुल परिणाम, क्या लिखेंगे, कुल परिणाम। अब देखिए जैसे ये एक क्वेश्चन ये कर लेते हैं कि जब एक पासे को फेंका जाता है, पासे में देखिएगा कितने अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये टोटल 6 अंक होते हैं। अब देखिएगा कि निम्न में से प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। अब परिणामों को लिखना है तो प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखो एक अभाज्य संख्या, अब देखो 1 2 3 4 5 6, इनमें अभाज्य संख्या कौन सी होती है, इनमें अभाज्य संख्या होती है 2 3 और 5।
तो टोटल अभाज्य संख्या कितनी है 2 3 5 यानी टोटल है हमारे पास 3। तो एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने के अनुकूल परिणाम यानी ये है हमारा अनुकूल परिणाम। एक अभाज्य संख्या के प्रति अनुकूल परिणाम कितनी है 3 और कुल परिणाम हमारे पास है 6। तो ऊपर लिखेंगे 3 और कुल लिखेंगे नीचे 6। तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 3 2 6। तो यानी प्रायिकता कितनी है दोस्तों 1/2। इस तरह से 5 से बड़ी एक संख्या, 5 से बड़ी एक संख्या कौन सी है 6 है। तो 5 से बड़ी होने की संख्या के अनुकूल परिणाम कितने एक ही और वो भी कौन सी 6। और टोटल हमारे पास कितने हैं 6। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/6। तो इस तरह से प्रायिकता निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं इन ग्राफ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन रीट 2011 लेवल सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि लेवल सेकंड में सांख्यिकी का हमारा मैथ्स का टॉपिक है और ये जो आंकड़ों का प्रबंधन है वो हमारा ये बेसिक स्टार्टिंग है इससे सांख्यिकी। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन सा देखो, आंकड़ों को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करने की वह विधि जिसमें आंकड़े उन आयतों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं जिनका आधार x अक्ष हो, जिनके आधार बराबर चौड़ाई के हो तथा दो आयतों के बीच में छोड़ा गया स्थान बराबर हो, क्या कहलाता है। आयत चित्र, बारंबारता, बहुभुज, स्तंभ ग्राफ या इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा आयत चित्र तो है नहीं, दोनों आयतों के बीच में छोड़ा गया स्थान बराबर हो। तो ये जो दंड बताए थे मैंने वो एक तरीके से आयत ही होते हैं, इस तरह से आयत होते हैं, दोनों के बीच में स्थान बराबर छोड़ा जाता है। तो देखिएगा कौन सा होता है ये होता है हमारा दंड आलेख। कौन सा होता है दंड आलेख, जिसे हम स्तंभ ग्राफ भी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्तंभ ग्राफ हो जाएगा, जो रीट 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिएगा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि जो ये चिन्ह दिए गए हैं उनमें से मान क्या है, इसका मान क्या है और इसका मान क्या है। तो देखिएगा हमने पढ़ा था कि जब चार लाइनें ऐसे लगा के और ऊपर से नीचे की तरफ लगाते हैं तो हमारा क्या होगा 5 होगा। तो 5 इसमें है फर्स्ट वाले में, 5 इसमें है, इसमें देखो नहीं है, इसमें नहीं है। तो एक तो ये हो गया 5 और ये है उल्टा इसका, तो ये परिभाषित नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, जो अभी हमने राजस्थान बोर्ड की बुक में देखा है कि चार लाइनें इस तरह से लाइन लगा के टेली के करके और ऊपर से नीचे की तरफ इसको काटेंगे तो हमारा क्या होगा 5 को प्रदर्शित करेगा। चलिए जी नेक्स्ट देखिएगा रीट 2012 लेवल 2 में जो आंकड़ों के प्रबंधन में जो ग्राफ पड़ा उससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन है। चिन्ह क्या कहलाता है, ये कहलाता है टेली मार्क। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा टेली मार्क यानी टेली चिन्ह, मिलान चिन्ह को बोलते हैं इसको हिंदी में। आगे देखिएगा आयत चित्र प्रदर्शित करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रीट लेवल फर्स्ट के लिए और क्योंकि ये सेकंड में आया हुआ है। तो आयत चित्र क्या प्रदर्शित करता है, अभी हमने पढ़ा है असतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन, सतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन या इनमें से सभी। तो अभी हमने पढ़ा था कि सतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन में बनाए गए चित्र क्या कहलाते हैं आयत चित्र कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी हमारा 2012 रीट का ही क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों का एक समूह गर्मियों की छुट्टी में गया और विभिन्न प्रकार की गतिविधियों की जो निम्न चित्र द्वारा प्रदर्शित की गई है सांख्यिकी में इस प्रकार से आंकड़ों के प्रदर्शन को क्या कहते हैं, इस प्रकार के प्रदर्शन को क्या कहते हैं, अभी हमने किया था, इसको कहते हैं पाई चित्र या आयत वृत्त आलेख, इसको क्या कहेंगे वृत्त आलेख। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा पाई चित्र इसका सही है। नेक्स्ट इसमें एक और क्वेश्चन है, अवर्गीकृत आंकड़ों को बराबर चौड़ाई, अवर्गीकृत आंकड़ों को बराबर चौड़ाई, भिन्न ऊंचाई और बराबर दूरी पर, भिन्न ऊंचाई यानी अलग अलग दूरी हो सकती है और समान अंतराल पर, देखो बराबर दूरी पर मतलब समान अंतराल पर स्तंभों द्वारा प्रदर्शित करने का तरीका क्या कहलाता है, ये हमारा तरीका कहलाता है दंड चित्र यानी दंड आलेख, जिसे हम बार ग्राफ कहते हैं या फिर स्तंभ ग्राफ भी कहते हैं। तो दोस्तों ये थे आंकड़ों के प्रबंधन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बनने वाले ग्राफ और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आए होंगे, निश्चित रूप से आपसे इसको अच्छी तरह से देखा भी होगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने एक मित्र को आप ज़रूर शेयर कीजिए और बताइए, और अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये था आंकड़ों का प्रबंधन।